नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आम बजट 2023 जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे, यूपीट्रिपलएससी, अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में भी इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आम बजट 2023 से। निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट की प्राथमिकताएं 7 बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। सहभागिता के साथ विकास, जिसमें वंचितों के साथ साथ सभी को वरीयता दी जाएगी। खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, आखिरी तक पहुंचने की कोशिश, काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश, फाइनेंशियल सेक्टर और युवाओं पर ध्यान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न भोजन के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। वर्ष 2014 से सरकार ने प्रयासों के सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है और 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। आम बजट 2023 की मुख्य बातें। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा। सीतारमण। कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रखने दिया। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा। सीतारमण। कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। आगे देखेंगे। 2014 में सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है।
इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। G20 अध्यक्षता से भारत की ग्लोबल पकड़ मजबूत होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर 1.97 लाख प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ को डिजिटल पेमेंट। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण किया गया। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिशन। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिशन। ग्रीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी को लेकर नई पॉलिसी। ग्रीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी को लेकर नई पॉलिसी। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारतीय रेलवे के जरिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा। इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था, ये उससे 9 गुना अधिक है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पीपीपी मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख नॉर्थ ईस्ट पर फोकस। वित्त मंत्री ने कहा है कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा के लिए 2200 करोड़ का फंड दिया गया। भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पशुपालन, मछली पालन को लेकर फोकस बढ़ाएंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। फार्मा रिसर्च पर सरकारी निवेश बढ़ाएगी। बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन। 6,000 करोड़ की लागत में पीएम मत्स्य संपदा योजना। FY24 खेती के लिए 20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य। FY24 में खेती के लिए 20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता में। आगे देखेंगे, विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधा दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और नए स्टाफ की भर्ती करेगी। एकलव्य स्कूलों के लिए ICMR में रिसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रिसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि इस सेक्टरों में भी अधिक रिसर्च संभव हो सके। PM आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। PM आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़। PY24 में कैपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर 10 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपेक्स 13.7 लाख करोड़। GDP का 4.45%। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के साथ पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार ने 75,000 करोड़ खर्च करेंगे। शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटने के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा। मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेक्टर बनाए जाएंगे जो 3 आला संस्थानों में बनाए जाएंगे। AI का इस्तेमाल किस दिशा में हो इसके लिए सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे। KYC सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके। सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाद में विश्वास स्कीम के तहत SMEs को राहत। अगर कोविड के दौरान MSME ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95% उन्हें लौटाया जाएगा। पैन को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था। आधार KYC के लिए डिजी लॉकर का दायरा बढ़ेगा। कोर्ट्स के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। मैनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा ना किया जाए और इसे मशीनों के जरिए किया जाए। इसके लिए ये काम 100% मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी। लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा। न्याय मिलने में देरी ना हो, इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। न्याय मिलने में देरी ना हो, इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा पीएम प्रणाम नाम कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के शुरुआत की जाएगी। युवाओं की अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज और एक और साल के लिए बढ़ाया। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के लिए एक बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया। 5G लैब एप्लीकेशन के लिए 100 लैब बनाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए वेबिलिटी गैप फंडिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। एनर्जी ट्रांजेशन इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़। 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य। नगर पालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। वित्त मंत्री ने अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा, जिससे घरेलू राहत दी जाएगी। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रिप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है। ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।
डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा है कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी। एमएसएमई को 1% सस्ती दर पर लोन के लिए नई स्कीम। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेंगे। सीतारमण ने 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वच्छता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की है। बैंकिंग कंपनी एक्ट आरबीआई एक्ट में बदलने का प्रस्ताव। प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का गठन। टैक्स 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो सरल होगा, आसानी से टैक्स भरा जा सके। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम करने वाली नई कंपनियों को 15% छूट दी जाएगी। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो दी गई थीं, इसे घटाकर 5 स्तर तक किया जाएगा। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो दी गई थी, इसे घटाकर 5 स्तर पर किया जाएगा। 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख की फीसदी में 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक में 30% टैक्स लगेगा। 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45,000 का टैक्स देना होगा। 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10% का टैक्स देना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।